हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो निबंध का पेपर होता है यूपीएससी का, उसका जो सेक्शन ए है, यानी जो पहला पार्ट होता है, उसके लगभग सभी निबंध हिंदी साहित्य से हो जाते हैं, सभी निबंध। लेकिन अगर आप इस बार का निबंध यानी कि यूपीएससी CSE 2025 यानी 2025 की जो मुख्य परीक्षा थी, उसमें अगर निबंध का पेपर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा का पूरा हिंदी साहित्य से हो जाएगा। ये तो पहले मैं जब कहता था तो मैं एक बात को जरूर हमेशा कहता था कि जो सेक्शन बी है उसमें कई बार समसामयिक विषयों पे आ जाता है, जैसे फोमो वगैरह पे आ जाता है। इस प्रकार के विषयों पे जो निबंध होता है वो अमूमन आपको साहित्य से न मिले। इस बार अगर निबंध को देखो, मैंने आज एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाइएगा। जो फर्स्ट इंप्रेशन मैंने किया है प्लस निबंध का डिस्कशन किया है, दोनों जगह आपको कई जगह हिंदी साहित्य के रेफरेंस दिखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको टारगेटेड तरीके से बता रहा हूं कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य समस्त रूप से आपको दिख जाएगा। कहां पे? सभी निबंध, हर एक निबंध में कैसे कैसे मैं बताता चलूंगा। उससे पहले बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं इससे, या आप सर्च बॉक्स में डालेंगे ऑफिशियल विकास या इट्स विकास लाइव, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सभी को देखते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों और सभी निबंधों को। ठीक है, पहला सेक्शन ए का जो पहला निबंध है, सत्य कोई रंग नहीं जानता है, ट्रुथ नोज नो कलर। सत्य सत्य रहता है यार। होरी का जो सत्य था, गोदान के होरी का जो सत्य था, और राम की शक्ति पूजा में जो राम का सत्य था, क्या वो बदला? कामायनी में जो अंतिम आनंद का सत्य मिलता है मनु को, है ना, या ब्रह्म राक्षस जिस सत्य की तलाश में परेशान रहता है, असाध्य वीणा में जो दरअसल वीणा को साधने के लिए सत्य की जरूरत होती है, हर जगह सेम। कितने उदाहरण आपको चाहिए? A to Z हर चीज इसमें जुड़ रही है ना। या अगला है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यो तो इसमें इतिहास के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन साहित्य में क्लासिक एग्जाम्पल है, लिखा है ना कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। अगर आप हिंदी साहित्य और मेरे वीडियोस को अगर आपने देखा है, मेरी कक्षाओं को किया है, तो एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं अक्सर उसकी चर्चा करता हूं। वो चर्चा किस बात की है? वो चर्चा है छायावाद की। दो उदाहरण दूंगा। पहला, छायावाद में क्या है? छायावाद में कहीं पे भी किसी भी तरीके से यह लगता ही नहीं कि जो कवि हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। लगता है कवि प्रकृति की आड़ में, प्रकृति में डूबे हुए हैं, लेकिन दरअसल उनका जो प्रतीक है और इस छाया का जो रहस्य है, वो पूरा का पूरा एक ही तरफ दृष्टि गोचर होता है। कहां पे? साम्राज्यवादी अंग्रेजों का विरोध। तो अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य में कहीं पे भी आपको निराशा नहीं मिलेगी अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद निबंध देने जा रहे हैं। छायावाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। छायावाद के सभी उदाहरणों को सबसे अच्छा एग्जाम्पल पुनः राम की शक्ति पूजा। जब राम की शक्ति पूजा की हम बात करते हैं तो क्या राम की शक्ति पूजा में दिखता नहीं कि जो राम है वो दरअसल भारतीय चेतना है और जो रावण है वो साम्राज्यवादी अंग्रेज है? आप लगातार लड़ रहे हो, लेकिन दुश्मन को परास्त करने के लिए आप उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो परास्त हो रहा है, आप लगातार जमीन बनाते जा रहे हो। एक और उदाहरण देता हूं, और ये एक ऐसा क्लासिक उदाहरण है कि हर जगह फिट होता है। कबीरदास जिस आडंबर के खिलाफ खड़े हुए, उस आडंबर के खिलाफ आज पूरा भारत खड़ा है। लेकिन कभी कबीरदास ने कुतर्क या हिंसा का सहारा नहीं लिया। तर्क और अहिंसा के द्वारा बहुत सारी चीजें उन्होंने स्थापित की, खड़ी की। ठीक, अगला पॉइंट है, विचार एक दुनिया खोजता भी और एक बनाता भी है। विचार एक दुनिया खोजता भी, एक बनाता भी है। एक कुछ हम चीजों को जोड़ते हैं एक बार। आप भक्ति काल में कबीरदास को ले लीजिए, आधुनिक काल में छायावाद में निराला को ले लीजिए, और गद्य की बात कर लीजिए तो कहानी और उपन्यास के जो सुल्तान कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं, प्रेमचंद जी को ले लीजिए। इन तीनों डॉट्स को जरा मिलाइए आप, क्या चीज आपको मिलता है? ठीक है ना, कि विचार एक दुनिया खोजता भी और एक दुनिया बनाता भी। इन तीनों के साथ जो सबसे स्पेशल बात है कि यद्यपि जो मेन स्ट्रीम समीक्षक थे, सब के सब समीक्षक कबीर, निराला और प्रेमचंद के अगेंस्ट में थे, लेकिन इनके विचारों ने एक नई दुनिया की खोज की। जब कबीर की बात करते हैं तो आडंबर के खिलाफ जो उनकी मुहिम थी,
जब हम निराला की बात करते हैं तो अपने दुखों को साइड में रख के, जो शुरुआत में राम की शक्ति पूजा में जिस दृढ़ शक्ति की बात करते हैं, जिस मौलिक शक्ति की बात करते हैं, और कुकुरमुत्ता में संपूर्ण साम्राज्यवादी पूंजीवादी तरीकों को खारिज कर देते हैं, ये सिर्फ वही देख सकते हैं। और प्रेमचंद के तो क्या कहने, हम निर्मला की बात करें, गबन की बात करें, गोदान की बात करें, किस चीज की बात न करें, कि प्रेमचंद जिस भोगे हुए यथार्थ की बात करते हैं उसी भोगे हुए यथार्थ को निराला अपने पंक्तियों में उतारते हैं, और उसी भोगे हुए आडंबर को कबीर अपने दोहों में लिखते हैं। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक दुनिया बनाता भी। इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। आप थॉट्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट्स अ वन ऑल्सो। अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। सबसे अच्छे सबक सबसे कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। नो बेटर देन कबीरदास। एक बच्चा जिसको जन्म के बाद ही उसके माता पिता ने अबेंडन कर दिया, जो भाई नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने पाला, और ये जुलाहा दंपति चूंकि सामाजिक रूप से एक बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से आता था तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा। शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। शिक्षा न ग्रहण कर पाने का मलाल उनके जिंदगी में हमेशा से रहा। लेकिन उसके बावजूद सबसे अच्छे सबक किसने सीखे? कबीर ने सीखे, तुलसीदास ने नहीं, सूरदास ने नहीं। सूरदास की जिंदगी भी बड़ा टफ था, इवन सूरदास को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन कबीरदास समाज को लेके, समाज से जो कड़वे घूंट उन्होंने पिए वो समाज के सामने सबक के रूप में पटक दिए कि जो तू बाभन बाबनी का जाए, मैं आन बाढ़े क्यों नहीं आया, या मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं ले, मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित, पढ़ लिया मैंने प्रेम यार। और फिर आप इस बात को समझिए कि हर प्रकार के सत्य को उन्होंने कसौटी पे खरा उतरा। अभी कई निबंधों में और भी आएगा। हर प्रकार के सत्य को उन्होंने कसौटी पे खड़े उतरने की कोशिश की है, और वो होता है। तो जो सबक उन्होंने समाज से सीखे, तो मतलब मैं कह रहा हूं कि हर साहित्य की फिलॉसफी, मैं शंकराचार्य के आप अद्वैतवाद की बात कर लीजिए, अद्वैतवाद का संघर्ष अपने आप में संघर्ष है। उसके खिलाफ शुद्धाद्वैतवाद खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ विशिष्टाद्वैतवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन अद्वैतवाद की अपनी आप एक पृष्ठभूमि है। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। सूफीज्म की बात कर लेते हैं। सूफीज्म, जैसे मैंने लिखा ना कि विचार एक दुनिया खोजता है और एक बनाता भी है, सूफीज्म क्यों नहीं कह सकते भाई? इस्लाम में, इस्लाम को मानते हुए एक ऑल्टरनेट व्यवस्था, एक ऑल्टरनेट प्रथा शुरू कर देना, और वो अपने आप में एक दुनिया बन जाती है, जो सूफी कलाम हम कहते हैं। आखिर अनल हक की बात करते हैं, अनल हक इस्लाम में अहम ब्रह्मास्मि का पार्ट। ये कहां से निकल के आ रहा है? ये आपके साहित्य से निकल के आ रहा है, ये सूफी साहित्य से निकल के आ रहा है ना। तो हर चीज जो आप देख रहे हो ये प्रॉपर साहित्य, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब मैं डिस्कशन कर रहा था, टॉपिक डिस्कशन कर रहा था, फर्स्ट इंप्रेशन आप जरूर जाके देखिएगा उसमें। जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मेरे बहुत से बच्चों का, हिंदी लिटरेचर के बच्चों का मैसेज आया कि सर इसमें से सभी, मतलब 8 के 8 विषयों पे हम निबंध लिख सकते हैं, और इत्तेफाक ये कि 2-3 विषयों पे लिख के निबंध भेज भी दिए गए। तो ये है हिंदी साहित्य का महात्म। मतलब एकमात्र ऑप्शनल जो सारे निबंध के टॉपिक 2 ही करने रहते हैं, सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 2, पर सभी निबंध के टॉपिक सिर्फ एक हिंदी लिटरेचर से आ जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी ऑप्शन, अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शन है तो भी इट इज गुड, बहुत सारे निबंध आप कर लेंगे। फिलॉसफी में बहुत सारे दर्शन है इसमें। सेक्शन बी को देखते हैं। मैले पानी होगा, वैसे ये पान हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसको सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। हालांकि इसका सीधा एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब 1850 से, यानी कि भारतेंदु युग से हम द्विवेदी युग की तरफ जा रहे थे, तो जिस तरफ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ध्यान था वो क्या था कि यार ब्रज को छोड़ दो, भी ब्रज को साइड करो। नई अगर गाथा गढ़नी है, नए भारत का निर्माण करना है तो खड़ी बोली की तरफ चलो, जिसको ज्यादा लोग समझे। यो ब्रज भाषा सबकी भाषा थी, पर उसको साइड करो। एक और बात, ये एक उदाहरण जो आप इसमें लिख सकते हो। दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हो? लिखा है ना कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में जब हम प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और नई कविता की बात करते हैं, प्रयोगवाद और नई कविता में कितनी चीजों का, इवन द्विवेदी युग की बात कर ले, द्विवेदी युग ने भारतेंदु युग की चिंताओं को, भारतेंदु युग की जो काव्य शैली है, शिल्प रूप से देखा जाए, भाव रूप से देखा जाए, एकदम ही साइड कर दिया। और एक नई शैली आती है जहां पे स्वच्छंदतावाद भी देखने को मिलता है, जहां पे अनुशासन भी देखने को मिलता है।
और अगर द्विवेदी युग ना होता तो शायद वर्तमान साहित्य हमारे सामने ना होता। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका बात करें उसके बाद की, ठीक है। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जान पाते, ठीक है। वो है ना कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जब मैं इस कोटेशन को देख रहा था, वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते, तो मुझे याद आता है कि जब आदिकाल में रचनाएं हो रही होंगी, भक्ति काल में रचनाएं हो रही होंगी, रीति काल में रचनाएं हो रही होंगी, तो उन्हें थोड़ी पता है कि हम ये रचनाएं कर रहे हैं, बाद में हम अलग अलग कालों में गिने जाएंगे। ये तो वर्षों बाद जब साहित्य समीक्षक सामने बैठते हैं और सामने बैठ के हर रचना को काल के हिसाब से, समाज के हिसाब से पिरो देते हैं, तो क्या है कि बहुत वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं कि क्या बदलाव आया। उस समय शायद हमें ना पता चल रहा हो। आप आज़ादी के आंदोलन और साहित्य को समानांतर रूप से देखिए। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, वो लगातार इस बात की बात करते हैं कि सचेत हो जाओ भाई, दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग की बात करते हैं, भारत भारती की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे बात किस चीज की होती है? सीधी सीधी बात होती है। कहते हैं कि भाई हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था, वैसा ही भविष्य चाहिए, आगे बढ़ो। छायावाद कहता है कि नहीं नहीं, आगे बढ़, अटैक करेंगे हम, लेकिन सीधा अटैक नहीं, क्योंकि सीधे अटैक में हमारा गला पकड़ा जा सकता है। फिर छायावाद का, प्रतीकवाद का, रहस्यवाद का सहारा लिया जाता है। फिर आ जाता है प्रगतिवाद, कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सीधे हमला मारेंगे, हम सीधे ही लाल सलाम बोलेंगे, सीधे हमला बोलेंगे इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है प्रयोगवाद, क्योंकि उस समय आज़ादी पास थी, तो कुछ कुछ जगहों पे आपको आज़ादी के बोल दिखते हैं, कुछ कुछ जगह पे उसी आज़ादी पे जो नेता आज़ादी आज़ादी कर रहे थे, उन्होंने आज़ादी के बाद भारत को क्या रूप दिया, उस पर कटाक्ष भी, हर चीज़ मिल जाता है ना। तो ये है कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, दिन में नहीं देख पाते, है ना। अगला है, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना क्या है? सर्वोत्तम है, न कि गंतव्य के रूप में। साहित्य से बड़ी यात्रा क्या हो सकती है? आज भी साहित्य किसी भी समाज में सबसे ज्यादा प्रासंगिक विषय के रूप में देखा जाता है। भारत की साहित्य को आप देखो, जब हम संस्कृत की बात करते हैं, लौकिक संस्कृत पे आते हैं, पाली पे आते हैं, प्राकृत पे आते हैं, अपभ्रंश पे आते हैं, अभट्ट पे आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लगातार यात्राएं चल रही हैं, ठीक है। गंतव्य अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यात्राएं चल रही हैं। लेकिन जब हम गंतव्य की बात करते हैं तो गंतव्य की बात भी करते हैं। हर साहित्य एक गंतव्य तक पहुंचना चाहता था, हर वर्ग एक गंतव्य तक। भक्ति काल में संत काव्यधारा किधर जाती थी? ज्ञान की तरफ, उनका गंतव्य ज्ञान था। भक्ति साहित्य में जो सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा कृष्ण की तरफ, राम भक्ति धारा राम भक्ति की तरफ, सूफी काव्य धारा सूफी कलाम की तरफ, आनल हक की तरफ। आदि जो काल था उसमें बहुत सारे, जैसे अगर हम खुसरो की बात करें तो खुसरो देश की, जुबान की, आमजन की भाषा की तरफ जाना चाहते थे। वहीं जब भारतेंदु युग की बात करें तो वो दुर्दशा को मिटाना चाहते थे। जो द्विवेदी युग था वो गौरवशाली अतीत को वापस लाना चाहता था, तो छायावाद पुनः उस साम्राज्य ताकत को तोड़ मरोड़ के फेंकना चाहता था। तो सभी यात्रा में भी हैं और सबके अपने गंतव्य में भी हैं। तो हमको एक कॉमन कंक्लूजन निकालना रहता है, ठीक है। सभी यात्रा में भी, सभी गंतव्य में भी, ठीक है। और क्या है? संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा व्यक्ति आज भारत में जो साहित्य की बात करता है, हिंदी अंग्रेजी कोई भी, मुंशी प्रेमचंद को अगर नहीं जानता है तो उसको खुद पे शंका होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे थे, नहीं चले, संतोष किया, हिंदी में लिखते गए। अंत तक 1936 में प्रलेस के लखनऊ अधिवेशन के बाद जब उनकी मृत्यु होती है, तब तक वो व्यक्ति जो था उसने अपने मानसिक संतोष को कायम रखा और साहित्य रखा। वरना तो फिर विलासिता के चक्कर में क्या बहुत सारे साहित्यकार बिगड़ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आक्षेप लिखने लगते हैं, पर कितने ऐसे साहित्यकार थे जो उस पीड़ा को समझ पाए, उस पीड़ा से गुजर पाए, जिससे निराला गुजरे थे, जिससे प्रेमचंद गुजरे थे, जिससे कबीर गुजरे थे। संतोष था इस चीज का कि हम साहित्य रच रहे हैं, बस। बाकी विलासिता ने अच्छे अच्छे कवियों को रास्ता दिखाया है ना। और फिर विलासिता के भी बहुत सारे आयाम हैं। आप साहित्य को लेकर अगर विलासी हो, ठीक है, साहित्य रचना को लेकर अगर विलासी हो, तो क्या आपके साहित्य को चुना जाएगा? आज प्रेमचंद इतने बड़े साहित्यकार न होते अगर वो साहित्य में विलासिता की बात करते। आज निराला, कबीर इतने बड़े साहित्यकार, सूरमा न होते अगर विलासिता के पीछे जाते। तो जितने निबंध दिख रहे हैं, हर निबंध हो जाएगा। इनफैक्ट मैं कोशिश ये करूंगा कि कम से कम सब पे 400-500 शब्द लिख के एक बार अपने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूं, ठीक है। तो हर जो निबंध आप देख रहे हो सब हिंदी साहित्य से हो रहा है। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जहां पे पिछले 5 साल के सभी निबंधों को, जो सेक्शन 1 के थे, सबको हिंदी साहित्य से मैंने कवर किया था बहुत अच्छे से। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे व्यूज आए थे, आपने बहुत प्यार दिया था।
मुझे लगा वापस इसे कवर करना जरूरी है। चलिए बताता चलूं कि जो हिंदी साहित्य का जो अगस्त बैच है, हिंदी साहित्य का जो अगस्त बैच है, ठीक है, 28 अगस्त से जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बैच किससे शुरू हो रहा है? उन्हीं कबीर से जिनका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, उन्हीं कबीर दास से बैच शुरू हो रहा है। 28 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, इस बैच से जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। मैं स्टडी IQ में एक मुहिम लेके आया हूं कि हर स्टूडेंट जो हिंदी साहित्य से जुड़ेगा उसका पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का पैटर्न, GS 1 2 3 4 एथिक्स सब मैं कवर करूंगा। दूसरी बात, मैं इस मुहिम को लेके आया हूं कि निबंध में कम से कम वो जो 2 निबंध हैं, 2 निबंधों को इस स्तर तक लिख सके कि उसको 140 प्लस नंबर मिले। मैं E स्क्वायर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं ये मुहिम लेके आया हूं कि हिंदी क्वालिफाइंग आपका रुके ना, क्योंकि हिंदी माध्यम में लोगों का हिंदी क्वालिफाइंग रुक जाता है। बाकी लिटरेचर में तो 350 नंबर प्लस आप लेके आएंगे अगर आप मेरे क्लास से जुड़ेंगे। टेस्ट सीरीज भी है, आंसर राइटिंग भी है, हर चीज इसमें लाइव। तो इस बैच से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए। 28 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे आपसे मुलाकात होगी, यहाँ से आपसे जुड़ाव होगा, यहीं पे आपसे मुलाकात होगी। स्कैन करके जुड़ जाइएगा या सर्च बॉक्स में डालिएगा, यहीं पे कम्युनिकेशन राब्ता यहीं पे होगा, है ना। और ये PDF जो ऐसे के सारे सॉल्व PDF है, मैं बहुत जल्दी अपने ग्रुप पे यानी कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। हिंदी साहित्य के नए बैच में जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।